Good afternoon, all of you. Am I audible? Good afternoon, Chaitali. Good afternoon, Sakshi. Good afternoon, Anushka. Good afternoon, Janvi. Good afternoon, Sohani. Good afternoon, Khushbu. Good afternoon, Pradnya, Aditya, Nandini. Good afternoon, Aryan. Good afternoon, Tamanna. Good afternoon, Relly. Very good afternoon to all. Okay. क्या पढ़ना आज हमें? पहले से बेटर है बेटा, बढ़िया है। बस एक ही दिन का प्रॉब्लम आया था, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत वीकनेस तो रहता ही है। ओके, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पढ़ना में है ना। ओके चलो स्टार्ट करें। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है इवोल्यूशन का, ये क्या कह रहा है? तो इस थ्योरी को नियो डार्विनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नियो डार्विनिज्म। ओके, तो अब यहाँ पे इस थ्योरी में यदि हम देखें तो इस थ्योरी को जो डिस्कवर्ड किया, बहुत सारे साइंटिस्ट है, जिसमें एक है डॉबझेंस्की। क्या है? डॉबझेंस्की। ये है हुगो डे व्रिज जो है, मतलब यहाँ पे ये मान के चलो कि अभी तक के जितना भी थ्योरी जो दिए हैं साइंटिस्ट ने, वो सारे थ्योरी का एक कंबाइन जो रूप है, कंबाइन फॉर्म, वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ओके, तो इसमें डॉबझेंस्की हो गया, हुगो डे व्रिज हो गया, मेयर है, स्वेल राइट है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट। अब सभी के नाम यहाँ पे मैं आपको मेंशन नहीं कर सकता, बट जितने इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। तो ये सब साइंटिस्ट ने मिल करके इस थ्योरी को प्रपोज किया है, और इस थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स हैं। पास्टुलेट समझता ना क्या होता है? रूल्स हम कह सकते हैं, कुछ पॉइंट्स जो ये थ्योरी सजेस्ट करना चाहती है। तो पहली चीज तो आपको याद होगा, नंबर 1, फर्स्ट पास्टुलेट, जैसे डार्विन ने पॉपुलेशन का यूनिट जो है वो क्या कहा, इवोल्यूशन का जो यूनिट है क्या कहा था? एक सिंगल स्पीसीज में इवोल्यूशन होता है, ऐसा बताया था ना, बट ऐसा नहीं होता। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यूनिट है इवोल्यूशन का, वो पॉपुलेशन है। क्या चीज? यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन है। ये थ्योरी हमें ये बताती है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो थ्योरी है जीन पुल के बारे में कुछ हमें एक्सप्लेनेशन देती है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो आता है वो आता है जीन पुल। जानते हो जीन पुल क्या होता है? टोटल जीन एंड देयर एलिल्स इन पॉपुलेशन। ध्यान से सुनो, क्या कहा मैंने? टोटल जीन एंड देयर एलिल। तो टोटल जीन और उसके जो एलिल्स है कहाँ पे? इन पॉपुलेशन। मतलब पर्टिकुलर कोई भी जो पॉपुलेशन जहां पे रह रही है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जीन उसके कितने हैं, इसको हम क्या कहेंगे? ये कहलाता है जीन पूल। अब देखो ऐसे ये समझ में नहीं आता, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, आसानी से आप समझ जाओगे। जैसे कि पर्टिकुलर कोई भी एक पॉपुलेशन हम ले लेते हैं, ठीक है? कोई भी एक पॉपुलेशन हम ले लेते हैं, ये एक पॉपुलेशन है मान लो। तो इसमें डोमिनेंट एलील हो गए 1 2 3,
डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन जो है, तो ये कैपिटल ए और कैपिटल ए कितने हो गए, तो 4 है। फिर कैपिटल ए और स्मॉल ए ये हो गए 3, और उसके बाद फिर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए ये हो गए कितने, अरे 2 हो गए ना। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर टोटल यदि हम देखें होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसमें जीन फ्रीक्वेंसी किसका कितना है ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। या फिर एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा डेटा को बदल देते हैं, यहाँ पे हम रिसेसिव की कंडीशन 3 ले लेते हैं। ओके, स्मॉल ए जो है ये 0.3 हो गया, और कैपिटल ए स्मॉल ए ये 2 हो गया। क्या क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है बेटा, ये होमोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रहा हूं मैं, 4 है। होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं, 2 है कि 3 है, 1 2 3 3 है ना, तो ये हो गए 3। बचा हेटेरोजाइगस, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन 2 है। तो इसमें हमको जीन का फ्रीक्वेंसी निकालना है कैपिटल ए वर्सेस स्मॉल ए। तो कैपिटल ए टोटल कितने इसमें, कैलकुलेट करो, काउंट करो बेटा यहाँ पे, 2 4 6 8 9 और 1 10। कैपिटल ए 10 हो गए, स्मॉल ए कितने हैं, 2 4 6 7 8, तो 10:8 का यहाँ पे रेशियो जो है ये आ गया। तो 10 जो है यहाँ पर कैपिटल ए और 8 जो है इसमें स्मॉल ए, ये एक रेशियो निकल गया। तो टोटल जीन इसमें 18 है, एलिल्स टोटल 18 है, बट उसमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10:8, मतलब 10:8 ये आ जाएगा। तो ये मतलब यदि ये मान के चलो कि नॉर्मली ये है, अब ये किसी भी इस जीन के पुल में या एलिल में कुछ भी चेंज आता है तो वहां पर इवोल्यूशन हो जाएगा। तो नॉर्मली तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन में कुछ इस तरह से रेशियो है, लेकिन यदि यहाँ पे कुछ चेंज होता है, एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, क्या कहेंगे, जीन पुल या एलिल, तो जीन या एलिल के जीन पुल में कुछ भी या किसी पॉपुलेशन के जीन पुल में कुछ भी चेंज आता है तो उसका रिजल्ट होगा इवोल्यूशन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एनी चेंज, किसकी बात हो रही है बेटा, किसी भी टाइप का चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन या फिर एलिल इन जीन पुल। किसी भी टाइप का चेंज किसमें, पॉपुलेशन में, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा इवोल्यूशन। इसका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ये इवोल्यूशन। बेटा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का पहला पास्टुलेट्स यही है कि पॉपुलेशन जो है, इस पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ जीन जितना, मतलब उसके जीन के पुल में कुछ चेंज आ गया, और जीन के पुल में यदि चेंज आ गया मतलब उसका रिजल्ट होगा इवोल्यूशन, तब जाके तो इवोल्यूशन होगा ना। मतलब इवोल्यूशन सिंगल स्पीसीज में नहीं हो रहा है, एक एंटायर पॉपुलेशन में हो रहा है। तो कुछ फैक्टर्स है जो जीन पुल को अफेक्ट करते हैं।
तो यहां पर अभी फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं जीन पूल को, वो हम देखेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो जीन पूल को अफेक्ट करते हैं? तो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट जो ऑलरेडी पहले ही हमें समझा चुके हैं, सबसे पहली चीज तो एक फैक्टर जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। और म्यूटेशन बेटा हम लोग पढ़े, एक सिंगल जीन में भी म्यूटेशन हो सकता है और एक कंप्लीट इंटायर क्रोमोजोम में भी म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन दो टाइप का होता है, एक तो जीन म्यूटेशन होगा और दूसरा क्रोमोजोम म्यूटेशन। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, एक इवोल्यूशन आएगा, एक होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन जानते हो क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, सेल डिवीजन पढ़े ना हम लोगों ने, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो उस टाइम पे क्या होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, याद है, उसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ड्यूरिंग द मियोसिस, उस टाइम पे जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक्सचेंज होगा। एक जिसे हम कहते हैं जीन फ्लो, क्या चीज, जीन फ्लो, इसे हम जीन माइग्रेशन भी कहते हैं। जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन में हमने दो टाइप के माइग्रेशन पढ़े थे इकोलॉजी में, याद है, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन, याद आ रहा ना बेटा? एक क्या था, इमिग्रेशन, और दूसरा इमाइग्रेशन। या तो कुछ यहां से जीन छोड़ के चले गए या कुछ जीन वहां से इधर आ गए, या तो पॉजिटिव हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ से जितना भी रह रहा था, हो सकता है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे 5 रही होंगी, कुछ नए आ गए या कुछ चले गए, तो 5 का जो डेटा है 5 वो बदल गया ना, 6 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो वहां पे जो जीन का फ्रीक्वेंसी है, एलील की फ्रीक्वेंसी है, वो क्या हो गई, चेंज हो गई। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या चीज, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिएशन। ठीक है, ये स्पेसिएशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद है स्पेसिएशन हमने पढ़े थे, साल्टेशन, सिंगल स्टेप्स, लार्ज म्यूटेशन। अब देखो इसको हम समझते हैं स्पेसिएशन को, जब इनब्रीडिंग हो रहा होता है पॉपुलेशन के बीच में, तो यदि हम उसको प्रिवेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या चीज, इनब्रीडिंग जो है बिटवीन पॉपुलेशन, यदि इसको प्रिवेंट कर दिया, प्रिवेंटेड हो गया यदि, इनब्रीडिंग को यदि प्रिवेंटेड कर दिया गया तो उसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहेंगे। और ये बेटा होता है दो टाइप का, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट पास्ट ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। 2% एक्स्ट्रा हमको इवोल्यूशन पे जाना है। एक होता है जिसे हम एलोपैट्रिक आइसोलेशन कहते हैं, एलोपैट्रिक आइसोलेशन, और एक होता है जिसे सिम्पैट्रिक आइसोलेशन कहते हैं। अब एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक को यदि हम देखें, तो देखो एलो मतलब क्या होता है बेटा, एलो मतलब डिफरेंट, पैट्रिक मतलब होम या लैंड, अदर लैंड हम कह सकते हैं। ओके, एलो मीन्स यहाँ पे ये मान के चलो कि अदर लैंड या फिर होम, दूसरी जगह पर।
ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि एलोपेट्रिक मतलब आइसोलेशन ड्यू टू जियोग्राफिकल एरिया, और वो भी कैसे, डिफरेंट एनवायरनमेंट में होने की वजह से उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या अलग अलग जगह पे है तो मैटिंग हो पाएंगी क्या, नहीं, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में होने की वजह से होता है, या आइसोलेशन ड्यू टू जियोग्राफिकल एरिया, उसे एलोपेट्रिक कहेंगे। आइसोलेशन ड्यू टू जियोग्राफिकल एरिया, ये चीज हम सेम पैट्रिक की बात करेंगे तो सेम जियोग्राफिकल एरिया। तो देखो एरिया तो एक ही है, बट नाइस जो है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, यहां पे क्या रहेगा, सेम जियोग्राफिकल एरिया है, बट क्या है, डिफरेंट रहेगा। ये नाइस, ये समझता है क्या होता है बेटा, जो प्रोफेशनल रोल है। अब ये मान के चलो कि रिप्रोडक्शन जो है एक पर्सन को मतलब माइंडसेट है उसको रिप्रोड्यूस करने का, बट दूसरे पर्सन का माइंडसेट नहीं है, उसका बिहेवियर हम कह सकते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन के बीच बेटा, ऑल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी हो सकती है ना वो तो। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे बेटा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक पार्ट हम देख सकते हैं, हार्डी वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है उसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, उसमें P प्लस क्यू जो होता है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है चेंज हो जा रही है 0.2 0.1, तो उस तरह से जिनका फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। जीन को कैलकुलेट कैसे किया, वहां पे टोटल कितने एलील्स है उसको हमने काउंट कर लिए। ठीक है, नीनद, अथर्व, गणेश, आपके डाउट क्लियर है ना बेटा अभी तक के? कुछ मैसेजेस आप लोगों के दिख रहे हैं मुझे, सारी चीजें क्लियर है ना, बड़े आगे? हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे एक और डेफिनेशन में आपको यहाँ पे नोट करवा दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसके डिटेल्स दिए, स्पेसिएशन क्या होता है। ठीक है, स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, पे लोगों को मालूम नहीं होता ना स्पेसिएशन मतलब क्या है, तो यहाँ पे याद रखना बेटा, स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब मेरे इस लेक्चर को पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको नहीं समझेगा, एक एक चीज आपको समझेगी। और ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, बट हो कैसे रहा है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो इंटरब्रीड कर रहे हैं अब आपस में। जैसे इंटरब्रीड मतलब देखो यहाँ पे अलग अलग हम स्पीसीज लेते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक स्पीसीज हमने ले लिया जो हॉर्स है, और यहाँ पे ह्यूमन है, तो इंटरब्रीड हॉर्स और ह्यूमन के बीच में तो नहीं होगा ना, ह्यूमन ह्यूमन के बीच में होगा। ठीक है, सेम स्पीसीज ह्यूमन और हॉर्स तो मैट नहीं कर सकते। एक तरफ हमने बफेलो ले लिए, एक तरफ स्कॉर्पियन ले लिए, तो स्कॉर्पियन जो है इससे मेट कर सकता है कि ह्यूमन नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। हाँ, लेबोरेटरीज में हम इसका फ्यूजन भी पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब इसकी वजह से अब न्यू स्पीसीज का यदि फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड ग्रुप हो गया ना ये, तो इसकी वजह से एक नया वहां पे इवोल्यूशन तो होगा ही होगा। अब इसके अलावा कुछ और है बेटा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि गैमेट्स का आइसोलेशन हो गया। गैमेट्स का आइसोलेशन मतलब एग भी बना, स्पर्म भी बना, बट एग रप्चर नहीं हो पाया, जब एग आया तो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाया। अब पेनिट्रेट नहीं कर पाया तो उसको हम क्या गैमेटिक आइसोलेशन कह लेंगे। एक होता है बिहेवियर आइसोलेशन, बिहेवियर में मतलब कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से दो अपोजिट सेक्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं,
लेकिन दोनों का वहां पे सिक्रेशन जरूरी है, नहीं होगा तो फिर अट्रैक्शन ही नहीं बनेगा। ओके, जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि सपोज कुछ नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक जगह पे यहाँ पे रह रही है, इस तरह से बीच में से बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, पहाड़ी आ गई, तो एक स्पीसीज इधर हो गई, एक इधर हो गई, कुछ लोग इधर रहने लगे, कुछ लोग इधर रहने लगे। अब इनके बीच में ही मैटिंग होगा और इनके बीच में मैटिंग होगा, तो इससे जो न्यू पॉपुलेशन आएगी ये दोनों एक दूसरे से डिफर करेगी, बट पहले की तो एक ही जैसी थी ना। ओके, इसके बाद एक आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट जो आएगा उसे हम कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन। इसमें हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? इसमें हम जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसे स्वेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसे? स्वेल राइट इफेक्ट, स्वेल राइट्स इफेक्ट। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी पहले दे चुका हूं, जैसे एक एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मैंने आपको समझाया हूं, अडेप्टिव रेडिएशन मैंने आपको समझाया हूं, याद है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एग्जांपल मैंने दिया हूं, डीडीटी रेजिस्टेंस वाला दिया है, वेस्टर्न बेटोलेरिया और वेस्टर्न कार्बोलेरिया जो मौत है, व्हाइट और व्हाइट विंग्स वाले मौत होते हैं और डार्क वाले, वो भी मैंने आप लोगों को समझाया हूं। बट अभी हम लोग यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब सडन चेंज इन जीन पूल ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस। डेफिनेशन याद रखना बेटा, एनसीईआरटी ने ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सडन चेंज, सडन जो चेंज हो रहा है इन जीन पूल, सडन चेंज इन जीन पूल ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, और वो भी कैसे, बाय चांस। अभी बाय चांस एक टर्म यहाँ पे जब ऐड हो जाता है तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये क्या है? क्या चीज? ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये क्या है? इसको समझने के लिए हमारे एनसीईआरटी ने दो टाइप के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक जिसे हम कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट और एक जिसे हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। दो टाइप के इफेक्ट हम लोगों को यहाँ पे समझना है। एक है बॉटल नेक इफेक्ट और एक है फाउंडर इफेक्ट। तो बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ एलील फ्रॉम जीन पूल ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। हेलो, क्या कहा मैंने? एक मिनट में एक काम करता हूँ, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड जो है लास्ट ईयर मैंने जो स्लाइड रेडी किया था उस स्लाइड से आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली है क्या पिक्चर है। इधर गया, देखने दो, हाँ एक मिनट।
काम करता हूँ, मैं पिक्चर को आपकी यहीं पे इंसर्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको फिर मुझे वो भी देना पड़ेगा ना। एक सेकंड ना। देखो बॉटल नेक इफेक्ट हम देख रहे हैं अभी। बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब क्या है? ये एक कंचे का बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको बॉटल नेक इफेक्ट समझते हैं। सपोज यहाँ पे आपको एक बॉटल दिखाई दे रही है। क्या दिख रही है आपको? आपको यहाँ पर एक बॉटल जो है दिखाई दे रही है। अब ये जो बॉटल आपको यहाँ पे जो दिख रही है, तो इस बॉटल में अलग अलग टाइप के स्टोन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या दिख रहे हैं बेटा? आपको इस बॉटल में अलग अलग टाइप के स्टोन्स जो है ये दिख रहे हैं। अब ये अलग अलग टाइप के जो स्टोन्स आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये मान के चलो कि एक जो पॉपुलेशन है वो पेरेंटल पॉपुलेशन है, जो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रही है, ओरिजिनल पॉपुलेशन ये वाली। इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में अलग अलग ऑल टाइप की स्पीसीज वहां पे दिख रही है। अब एकदम से बॉटल को आपने टेबल पे रखे और वो गिर गई वहां से, ठीक है? वो क्या हुआ, वो बॉटल वहां से गिर गई। तो गिरने की वजह से अंदर जितने भी कंचे होंगे वो थोड़े से कमजोर कंचे थे। जैसे गिरा एकदम ब्लास्ट हुआ और सारे कंचे खत्म हो गया कि नहीं? लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे कंचे हो सकते हैं ना, जो गिरने के बाद भी उसको कुछ हुआ नहीं, मतलब वो मजबूत कंचे रहे होंगे, उसको गिरने के बाद भी कुछ हुआ क्या? नहीं। तो उसको हम कहते हैं वो एक सर्वाइवल पॉपुलेशन रहेंगी। और फिर जब उनके बाद वो खुद जब इंटरब्रीड करेगी, तो उसके बाद एक नई पॉपुलेशन को वो बिल्डअप करेगी। और इस टाइम पे जो नई पॉपुलेशन बनी वो पहले से ज्यादा बेटर रहेंगी। तो पहले देखो कौन सा कलर ज्यादा दिख रहा है, और बाद में देखो कौन सा कलर ज्यादा दिख रहा है। तो इसमें क्या हुआ बेटा? लॉस ऑफ जीन, ठीक है, फ्रॉम जीन पूल ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। तो ये सारी ओरिजिनल पॉपुलेशन से नहीं हो रहा है। ये इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में जब आप इस बॉटल को ऐसा तिरछा करते हो, तो यहां से कुछ ही कंचे बाहर आएंगे। एक साथ सारे बाहर आ रहे हैं क्या? नहीं, कुछ ही कंचे आए ना, और चांस सिर्फ एक ही बार मिला। और जब इनके बीच में जब मीटिंग हुई, तो ये स्मॉल पॉपुलेशन थी, तो इसने एक नई पॉपुलेशन को यहाँ पे ग्रो कर दिया। तो इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि बहुत सारे एलील यहाँ पे लॉस हो गए। तो यहाँ पे लॉस ऑफ एलील, क्या चीज? लॉस ऑफ एलील फ्रॉम जीन पूल, फ्रॉम जीन पूल ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। ये स्मॉल पॉपुलेशन का मतलब है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब भी ये स्मॉल टर्म यूज हो गया, याद रखना कि जेनेटिक ड्रिफ्ट को बता रहा है। समझ में आ गया जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? क्योंकि नेक्स्ट जो जनरेशन है, ये बॉटल नेक इफेक्ट है बेटा। मतलब कुछ ना कुछ नेचुरल डिसास्टर्स वहां पे हो गया है। इसके बाद फाउंडर इफेक्ट हमें देखना है। एक मिनट, हाँ, एक और बार मैं इसको दूसरे तरीके से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो सपोज यहाँ पे ये कुछ स्पेशल टाइप के यहाँ पे पॉपुलेशन जो कि सरवाइव कर रही है अभी। अब ये स्पेशल पॉपुलेशन यहाँ पे सरवाइव कर रही है। अब इसमें से क्या हुआ, कुछ नेचुरल डिसास्टर्स हो गया, नेचुरल क्लेमिटीज वहां पे हो गई, ठीक है? तो उसकी वजह से देखो, सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो रेड वाले दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो दिखाई दे रही है वो रेड वाली दिख रही है, जैसे मान लो। लेकिन कुछ नेचुरल क्लेमिटीज हो गई, तो वहां पे सारे के सारे सडनली डिस्ट्रॉय हो गए नेचुरल डिसास्टर्स की वजह से। और अभी जो नंबर्स बढ़ेंगे वो ग्रीन के ज्यादा हो जाएंगे, रेड वाले कम हो गए। और अब नई जब पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो अप करेगी, तो न्यू पॉपुलेशन जब ग्रो अप कर रही है, तो न्यू पॉपुलेशन में ज्यादा जो नंबर रहेंगे वो किसके रहेंगे? रेड के ज्यादा रहेंगे कि ग्रीन के ज्यादा रहेंगे? ग्रीन के ज्यादा रहेंगे ना। रेड भी रहेंगे, बट रेड का पॉपुलेशन खत्म ही हो गया। वही तो बड़े हो गए बेटा, थर्ड बॉटल के बच्चे। इस तरह से एक पॉपुलेशन जो है ये फॉर्म होती है। तो इसको बॉटल नेक इफेक्ट कहा है, ठीक है? मतलब एक बॉटल में से आप ये मान के चलो कि वहां पे अलग अलग कलर की बॉल है, और आग बंद करके आपको वहां से बॉल निकालना है।
ध्यान से समझो, ये एक बॉटल है, यहाँ पे 30 बॉल है मान लो, ठीक है। ये एक बॉटल है, यहाँ पे 30 बॉल है, और इस 30 बॉल में ये मान के चलो कि जो 15 बॉल जो है वो उल्टा हो जाएगा, एक मिनट। हाँ, ये मान के चलो कि यहाँ पे 20 जो बॉल है वो रेड वाली है, 20 बॉल रेड वाली है, 20 बॉल रेड वाली है, और 5 बॉल जो है वो ग्रीन वाली है, 2 बॉल येलो वाली है, कितने बचे? 3 बॉल जो है वो ब्लू वाली है। अब आपने आग बंद करके वहां से बॉल को निकाले, अब वो सब मिक्स तरीके से है, रैंडमली आपको वहां से निकालना है। तो जब आप रैंडमली निकालते हो तो वहां से आपने उस रैंडम में 5 बॉल ग्रीन वाली निकाल लिए, ठीक है। ये 5, आप बोलोगे सर 5 ग्रीन वाली थी ना, तो सबसे ज्यादा तो रेड वाली निकलेगी, ठीक है। तो अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम एक बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, हम परसेंटेज पे हम देखते हैं। अब परसेंटेज पे इसमें आपके पास ये मान के चलो कि हजारों की संख्या में बॉल्स है, ठीक है, हजारों की संख्या में बॉल्स है, और हजारों की संख्या में हम परसेंटेज लेवल पे हम देखेंगे। तो परसेंटेज लेवल पे 80% वहां पे रेड वाली बॉल है, और 20% वहां पे ग्रीन वाली बॉल है। जब आपने आंख बंद करके उस बॉल को वहां से निकाले, रैंडमली कुछ ही बॉल आपको निकालना था, तो कुछ बॉल निकाले, तो इसमें से आपने मैक्सिमम अमाउंट में ग्रीन वाली बॉल निकाल लिए और मिनिमम अमाउंट में रेड वाली, तो इसमें परसेंटेज लेवल बदल गया, 80% यहाँ पे ग्रीन वाली हो गई और 20% रेड वाली हो गई। अब इनका जब मैटिंग होगा तो आगे चल के जो पॉपुलेशन जो रहेगी इस छोटी सी पॉपुलेशन में, ये ग्रीन वाले के नंबर ज्यादा रहेंगे, बट पहले क्या थे, येलो वाले के नंबर ज्यादा थे, बट बाद में ग्रीन वाले बढ़ गए। तो इसको क्या कहते हैं, इवोल्यूशन बाय चांस। क्योंकि आपने वो जो बॉल वहां से निकाले वो बाय चांस निकाले ना, जरूरी थोड़ी कि हर बार निकालेंगे तो ग्रीन ही आएंगे, हर बार निकालेंगे तो येलो ही आएगी। मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट एग्जांपल जेनेटिक ड्रिफ्ट्स में, बॉटल नेक इफेक्ट में और कोई आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये था क्या चीज, बॉटल नेक इफेक्ट। क्लियर हो गया बेटा बॉटल नेक इफेक्ट क्या है? तो बॉटल नेक इफेक्ट की वजह से जो पॉपुलेशन जो रहेगी क्या होगी बेटा, ओरिजिनल पॉपुलेशन से वो चेंज हो जाएगी, नंबर बदल जाएंगे, सारी चीजें चेंज हो जाएगी, ओके। चलो मैं एक काम करता हूं, एक इमेज और शेयर कर देता हूं आपको, एक पिक्चर और शेयर कर देता हूं ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो बेटा, ये वाला गेम खेले हो क्या आपने? मॉल में रहता है ऐसा। देखो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, जिसमें ब्लू वाले 20% है, पिंक वाले 20 है, सारे के सारे इक्वल नंबर में। लेकिन जब इसमें से बॉल को निकालना है, ऊपर नीचे हो रहा है, गेम हो रहा है, तो लास्ट में ब्लू वाले एक भी नहीं आए, पिंक वाले के नंबर बढ़ गए, सारे नंबर चेंज हो गए। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन से अब ये जो न्यू पॉपुलेशन बनी सब चेंज हो गया ना, तो इवॉल्व हो गया। जितने लोगों ने ये वाला गेम खेले होंगे उनको समझ में आ गया, इसलिए बोलते हैं बेटा गेम थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। तो पेरेंट्स कॉल करते हैं, सर हमारा बच्चा दिन भर गेम खेलता, दिन भर नहीं, गेम खेलो, कंसंट्रेशन को बनाए रखने में हेल्प करता है, बट सारे टाइम लगे रहो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग फाउंडर इफेक्ट पर। अब आते हैं हम लोग किस पर, फाउंडर इफेक्ट पर। अब ये फाउंडर इफेक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं, ओके। क्या चीज, फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट मतलब देखो, जब क्या कहते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल माइग्रेट कर जाएंगे कोई दूसरी जगह पर, एक प्लेस से,
और फिर वहां पे जाके वो क्या करेंगे, न्यू कॉलोनी वहां पे फॉर्म करेंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। अब ये फाउंडर इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट के समान ही है, कुछ अलग नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखे थे कि वहां से कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स माइग्रेट कर रहे हैं और माइग्रेट करने के बाद एक न्यू कॉलोनी वहां पे बना लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है फाउंडर इफेक्ट। इसके लिए अगेन एक सेकेंड, आप लोगों को मैं फिर से पहले तो डेफिनेशन में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि इसका डेफिनेशन कैसे आएगा। ठीक है, पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। क्या चीज? व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, when a small group of individuals migrate to other isolated place, other isolated place, and क्या किया उन्होंने? टू फॉर्म न्यू कॉलोनी। क्या कहलाएगा ये? लेकिन एक और चीज यहाँ पे देखो, जो न्यू जनरेशन यहाँ पे आई है ना, वो पेरेंटल जनरेशन से डिफरेंट रहेगी। देन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये न्यूअर जनरेशन जो है डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन से डिफरेंट रहेगा, इसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा इसे? इसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। इसका एग्जांपल भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को यहाँ पे दिया था। क्या कहा था मैंने? यहाँ पे जैसे कि सपोज कुछ ऑलरेडी पहले से ही पॉपुलेशन वहां पे रह रही है, मान लो। ओके, ऑलरेडी कुछ पॉपुलेशन वहां पर पहले से अवेलेबल है। अब पहले से अवेलेबल होने के बाद वहां से कुछ पॉपुलेशन क्या कर रही है? माइग्रेट कर जा रही है। देखो एक पिक्चर से शेयर करता हूँ तो अच्छे से समझेगा एग्जांपल। देखो बेटा, यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन आप जो देख रहे हो, दिख रहा है ना? ये देखो इस तरह से। तो यहाँ पे ये आपको जो दिखाई दे रही है ओरिजिनल पॉपुलेशन है। यहाँ से स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ये कुछ इधर माइग्रेट कर गए। तो माइग्रेट करने के बाद अब इनके बीच में इंटरब्रीड होगा और उसके बाद एक न्यू कॉलोनी बनी। तो देखो पेरेंटल पॉपुलेशन में जो कॉलोनी थी और अभी जो नई कॉलोनी जो बन रही, दोनों उससे क्या है? डिफरेंट है। तो इस इवेंट को हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे हम? इसे हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। अब फाउंडर इफेक्ट को जानने के लिए अगेन में एक और आपसे जो है क्या चीज, एग्जाम्पल पिक्चर्स कह सकते हैं हम लोग। पिक्चर्स ही है वैसे वो जो शेयर करता हूं, ताकि आपको और अच्छे से वो वाला पार्ट क्लियर हो जाए एकदम कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ओके, एक कॉलोनी ही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको आसानी से समझे। तो देखो बेटा, ये वाली जो है यहाँ पे पहले देखो जो बीटल थे रेड एंड ग्रीन दोनों टाइप के थे, लेकिन उसमें से रेड वाले माइग्रेट कर गए और फिर एक न्यू फाउंडेड पॉपुलेशन रहेंगी। ठीक है, तो उसमें से ओरिजिनल पॉपुलेशन कैसा था ये नहीं बता सकता कि क्या है वो। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन है, तो इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? हम इसे कहते हैं
फाउंडर इफेक्ट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ये क्या चीज है, कैसे हम जानेंगे इसे। ठीक है, बट आपको मैं इतने सारे एग्जाम्पल से यहाँ पे एक एक चीज क्लियर करवा दे रहा हूँ। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो जो थोड़ी देर पहले समझाया कि आखिरकार क्या है फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट मीन्स क्या कह रहा है, तो देखो फाउंडर इफेक्ट क्या बेटा, इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही एक टाइप है। अब ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का ये जो एक टाइप है, तो इसमें जो जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब इसमें क्या इन्वॉल्व है, स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है जो सेपरेट हो गया अपने लार्ज पॉपुलेशन से। तो देखो ये लार्ज पॉपुलेशन, इससे एक छोटा सा ग्रुप सेपरेट हो गया और उसने एक नई कॉलोनी वहां पे फॉर्म कर लिया, न्यू पॉपुलेशन जो अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग है। ये कहलाता है फाउंडर इफेक्ट। बट ये इसने खुद ने किया, लेकिन कोई चीज बाय चांस होता है, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी, कुछ सुनामी आ गई, तूफान आ गया, तो यदि कोई बाय चांस एलिल का फ्रीक्वेंसी बदल जाता है और एक नई कॉलोनी बनती है जो पेरेंट से चेंजेस रहती है, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। दोनों डेफिनेशन सेम है, बट एक में बाय चांस आ रहा है और एक में स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वहां से माइग्रेट करके न्यू कॉलोनी को वहां पे बसा ले रहे हैं। तो दोनों में ये डिफरेंसेस आता है बेटा। तो ये कहलाता है क्या चीज, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे फाउंडर इफेक्ट। आई होप आपको फाउंडर इफेक्ट समझ में आ गया होगा। रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से। चलो सभी का रिस्पॉन्स मिल गया है मुझे, क्लियर है करके। चलो तो अब फाइनली, हाँ फाउंडर इफेक्ट जहां पे माइग्रेट होकर सेपरेशन होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जहां पर बाय चांस होता है। क्या क्या रिवाइज कराऊं बेटा रेली, कौन सा पार्ट रिवाइज करना है। इन वन शॉट, ओके। देखो बेटा बहुत इजी है, डोंट बी कंफ्यूज। देखो क्या क्या पढ़े हम लोगों ने, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी हम पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, मतलब ये जितने भी हमने थ्योरी देखे ना, हुगो डेविस का हमने म्यूटेशन थ्योरी पढ़े थे, डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन पढ़े थे, लेमार्क के नियम पढ़े थे, तो ये जितनी थ्योरी है सभी को मिला के एक थ्योरी बनाई, उसको हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं। डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन का यूनिट स्पीसीज था, बट ऐसा नहीं होता, इवोल्यूशन का यूनिट पॉपुलेशन होता। मतलब कोई भी इवोल्यूशन एक सिंगल स्पीसीज में नहीं हो रहा होता है, कोई भी इवोल्यूशन पॉपुलेशन में हो रहा होता है। ठीक है, एक आता है जीन पूल। यदि मान लो यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन रह रही है जो भी है, मतलब 2000 लोगों का यहाँ पे पॉपुलेशन है, लेकिन इसमें से कुछ लोग यहाँ से छोड़ के चले गए या फिर आ गए, तो यहाँ पे जितने भी पॉपुलेशन है उसमें उनके कुछ एलील का फ्रीक्वेंसी होता है, उनके जीन्स, टोटल जीन यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जीन यहाँ जितने प्रेजेंट होते हैं उसको हम जीन पूल कहते हैं, और इस जीन के पूल में कुछ चेंजेस आता है तो वहां पे इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके लिए जीन पूल के लिए कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। पहला आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन हम लोग पढ़े बेटा, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकता है, फ्रेमशिप म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन से डीएनए का फ्रेम चेंज होगा, डीएनए का फ्रेम चेंज होगा तो हर चीज बदल जाएगी। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि देखो म्यूसिस होता है इसलिए हमारे इसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। जीन यदि माइग्रेट कर रहे हैं तो या तो छोड़ के भाग जाएंगे या कहीं से आ जाएंगे, तो नए जीन के बीच में कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो एक रिजल्ट उसका म्यूटेशन होता है। कुछ एरिया की वजह से भी होता है बेटा, जैसे कि पर्टिकुलर बीच में बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, तो दो
एक सेम ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यहाँ से आधी इधर हो गई, आधी इधर हो गई, जो आधी इधर हुई इनके बीच में अलग रिप्रोडक्शन हो रहा है, इनके बीच में अलग हो रहा है। तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन पेरेंटल वाली तो एक जैसी थी, बट इनके जो बच्चे होंगे इन दोनों से डिफरेंट रहेंगे। नेचुरल सिलेक्शन में हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़े। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट मींस बाय चांस, दोनों में भी बाय चांस ही हो रहा है, सडन चेंज जो होता है। तो बॉटल नेक इफेक्ट और एक फाउंडर इफेक्ट आता है। तो फाउंडर इफेक्ट मतलब क्या हो गया? ये दोनों भी जेनेटिक ड्रिफ्ट के टाइप्स है। तो फाउंडर इफेक्ट में कुछ माइग्रेट कर जाते हैं, और बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है? ड्रास्टिकली नेचुरल डिसास्टर्स यदि हो गया और सडन कुछ नया वहां पे चेंज आता है, तो ये कहलाता है। तो दोनों भी जेनेटिक ड्रिफ्ट ही है। अब कोई भी अपनी मर्जी से किसी जगह को छोड़ के नहीं जा रहा ना। हम लोगों ने देखो डिसरप्टिव सिलेक्शन पढ़े थे, इसके पहले डायरेक्शनल सिलेक्शन पढ़े थे, तो कुछ वो कंडीशन वहां पे बन सकती है, उसकी वजह से होता है। आई होप आपको समझा होगा ये सारी चीजें। इफ यस तो आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोगों को यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोगों को? हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ओके, क्या है जानते हो ये? ये साइंटिस्ट है बेटा, दो साइंटिस्ट है, एक हार्डी है और एक वेनबर्ग है। इन्होंने देखे कि कुछ तो भी जो इवोल्यूशन हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो इन्होंने जब जेनेटिक क्रॉस लगा के देखे, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल यदि मान लो दो हिटेरोजाइगस कंडीशन जब होती है और इनके बीच में जब सेल्फिंग होता है, तो सेल्फिंग होने के बाद वहां पे जो गैमेट्स या जो जीन्स यहाँ पे जो रहेंगे, वो कैसे होते हैं? कैपिटल टी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, और स्मॉल टी होता है। तो उन्होंने यहाँ पे देखे कि ये कैपिटल टी जो है, इसको उन्होंने माने ए, और स्मॉल टी जो है उन्होंने इसको माने बी। तो यहाँ पे कैपिटल टी मतलब ए का स्क्वायर हो गया, स्मॉल टी मीन्स बी का स्क्वायर हो गया, और ये जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब दो बार है, तो दो है, ए बी है और वहां पे बी भी है। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका कॉम्बिनेशन है? तो जब उन्होंने देखे तो उन्हें समझ में आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ये एक फॉर्मूला मिल गया। और इसके पीछे उन्होंने एक मैथमेटिकल डेरिवेशंस यहाँ पे दिए। तो उनको ये चीज समझ में आ गया कि कुछ तो भी ये है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट एलील जो है कैपिटल ए, तो इस तरह से उन्होंने देखे कि उन्होंने ये कैपिटल ए फिर कैपिटल ए और स्मॉल ए ऐसे एलील मिल गए। तो ये कंडीशन क्या है? डोमिनेंट है, बट कैसी वाली है? होमोजाइगस है। तो इसको एक फ्रीक्वेंसी एक टर्म से रिप्रेजेंट किया, जिसके लिए कहा पी।
तो कैपिटल ए को पी स्क्वायर जब डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे तो, और सिंगल यदि एक ओनली सिंगल ए रहा तो उसके लिए सिर्फ पी वहां पे यूज किया। यहां पे हेटेरोजाइगस है तो हेटेरोजाइगस के लिए उन्होंने क्या किया, क्यू स्क्वायर, और अकेला एक कोई भी रहा नहीं, क्यू 2p आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2p भी है और q भी है, और ये वाला जो है होमोजाइगस रिसेसिव है। तो होमोजाइगस रिसेसिव एलील का जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमको चेक करना है तो हम किससे, क्यू स्क्वायर से देखेंगे। लेकिन एक सिंगल एक अकेला एलील वहां पे रहेगा तो उसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए? तो इस तरह से उन्होंने देखे तो हमेशा P प्लस Q जो होता है, P प्लस Q, इसका टोटल कैलकुलेशन 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल रहता है? 1 के इक्वल होता है। ये उन्होंने हमें क्या चीज, एक डेरिवेशंस के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। अब 1 के इक्वल रहेगा तो ऐसे ही यहाँ पे जब P प्लस Q जो है तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर ये भी रहा तो ये भी 1 के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो P स्क्वायर जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ए को। Q स्क्वायर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए को। और 2PQ जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 कैपिटल ए और स्मॉल ए को। और ये सभी का जो कैलकुलेशन है वो क्या रहेगा, 1 के इक्वल में रहेगा। अब 1 के इक्वल में तो इसको हम फ्रीक्वेंसी से कंसीडर करें तो ये मान के चलो कि P यदि मान लो 0.7 है तो Q जो रहेगा वो 0.3 रहेगा। आ गया 1। यदि मान लो P यहाँ पे 0.4 हो गया तो Q जो है वो 0.6 रहेगा। आ गया 1। तो ये हमेशा इनका टोटल जो कैलकुलेशन जो होता है, ठीक है, योग बोलते हैं, वो 1 के इक्वल में आता है। क्या होता है ये 1 के इक्वल में रहेगा। तो इस बेस पे अब हमको क्या करना है, इस बेस पे अब हम लोगों को यहाँ पे जब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो अब एक काम करता हूं मैं, पहले थोड़ा सा, बहुत देर से स्लाइड पे नहीं आया हूं है ना, स्लाइड से मैं आपको थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट पहले समझा देता हूं। फिर इस पे कुछ क्वेश्चन है बेटा एमसीक्यू बेस्ड, वो वाले हम देखेंगे फिर। ओके, कितनी स्लाइड थी याद है कि नंबर? सौ तक के पहुंच गए थे क्या? ओके, तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल हमें देखना है अभी। क्या देखना है हम लोगों को, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा पिक्चर्स की हेल्प से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। हार्डी और वेनबर्ग ने यहाँ पे जो समझाया है, तो यहाँ पे देखो कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये कैपिटल डब्ल्यू आ रहा है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन दिख रही है, ये होमोजाइगस कंडीशन दिख रही है। तो यहाँ पे व्हाइट है, इनके कलर अलग है, तो ये किस तरह से चेंजेस आ रहा है। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है
साइंटिस्ट भी देख लो बेटा कैसे दिखते थे, बहुत जरूरी है। ये है हार्डी और ये है वेनबर्ग। इन्होंने क्या कहा कि एलील का फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में वो हमेशा स्टेबल होता है और कांस्टेंट होता है, चाहे वो एक जनरेशन की बात करे या फिर आने वाली जनरेशन की बात करे। लेकिन कब? जब किसी भी टाइप के डिस्टर्बिंग फैक्टर वहां पे एब्सेंट होंगे तब। ठीक है, मतलब जब किसी भी टाइप का म्यूटेशन वहां पे नहीं हो रहा होता है तो उस टाइम पे ये कंसेप्ट काम करेगा। या फिर वहां पर हम ये कह सकते हैं कि कोई जीन माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, मतलब जीन पुल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई रिकॉम्बिनेशन वहां पे नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे एलील का फ्रीक्वेंसी हमेशा स्टेबल रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। मतलब P प्लस क्यू जो होता है वो क्या रहेगा, क्या लिख दिया मैंने, P प्लस क्यू 1 रहेगा। ये हार्डी वेनबर्ग ने कहा है। मतलब एलील की फ्रीक्वेंसी को रिफर किया है कि फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर एलील पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने हैं वहां पर। तो जीन पुल यदि हम देखें तो टोटल जीन पुल मैंने समझा दिया, टोटल जीन किसी भी पॉपुलेशन में कितने एलील प्रेजेंट है और वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, जिसको हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं या फिर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। जैसे कि सपोज यहाँ पे 20 बिटल्स है, ठीक है, तो ईच बिटल जीन पुल में कितने हैं, टोटल जीन कितने हैं और उसका पॉपुलेशन कितना है, तो ये हमेशा 1 के इक्वल में ही रहेगा। यदि इसमें कुछ चेंज आया तो समझ लो वहां पे इवोल्यूशन होगा। तो सम ऑफ ऑल द एलील फ्रीक्वेंसी वो जो है वो क्या रहेगी, 1 के इक्वल रहेगी। क्या रहेगा, 1 के इक्वल। लेकिन यदि इवोल्यूशन हो रहा है तो इसमें चेंजेस आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलील मान लो यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों मिला के 40 है, जिसमें कैपिटल ए 26 स्मॉल ए 14 है। तो फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए का मतलब पी कितना हो गया 26/40 और फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए मतलब क्यू का जो है वो कितना आ गया 14/40। तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है 0.65 और इसका फ्रीक्वेंसी 0.35 निकल गया। बट टोटल फ्रीक्वेंसी जो एलील की है वो पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 ही है। अब दोनों को जोड़ लो, 1 ही आ रहा है वहां पर। लेकिन इसमें हम हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, डोमिनेंट और रिसेसिव का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं 0.5, 0.3 और 0.2। 10 होमोजाइगस डोमिनेंट है, 6 हेट्रोजाइगस कंडीशन है और 4 रिसेसिव कंडीशन है। अभी ये ऐसे नहीं समझेगा, कुछ क्वेश्चंस से मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस लूंगा तो आपको समझेगा। तो यहाँ पे कंसीडर किया है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसमें पी और क्यू का जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके जो एलील है कैपिटल ए और स्मॉल ए है, तो फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए और कैपिटल ए का यदि हम देखें होमोजाइगस कंडीशन तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या आ गया पी स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी यदि हम रिसेसिव का हम देखें तो क्या आ गया क्यू स्क्वायर। हेटेरोजाइगस की कंडीशन हम देखेंगे तो 2pq। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया पी स्क्वायर 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक्सपेंशन है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का। अब यदि यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आया, इसके एलील की फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आया, पॉपुलेशन डिस्टर्ब होती है, तो वो हार्डी वेनबर्ग को नहीं दिखाएगी। बट हार्डी वेनबर्ग के अकॉर्डिंग वहां पे कांस्टेंट रहेगा। यदि यहाँ पे चेंज होता है तो इवोल्यूशन होता है, ऐसा हमें हार्डी वेनबर्ग समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स यहाँ पे एक तो जीन माइग्रेट कर गए तो इवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, 1 के इक्वल नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आप रास्ते से जा रहे थे, यहाँ से कोई जीन माइग्रेट कर गए बाय चांस, कितने नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है बीटल जिनका डेथ हो गया, तो ग्रीन वाले पहले ज्यादा थे, ग्रीन वाली खत्म हो गए तो अभी यहाँ पे बचे ही नहीं। म्यूटेशन हो गया, कुछ उनके जेनेटिक वेरिएशंस हो गए, मिक्स पैचेस मिल रहा है। क्रॉसिंग ओवर हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या फिर नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, जैसे जिराफ का एक एग्जांपल है। तो ये सारे चीजें हार्डी वेनबर्ग के फैक्टर्स है। यदि ये सब हो रहा है तो जीन की फ्रीक्वेंसी 1 के इक्वल नहीं रहेंगी, कांस्टेंट नहीं रहेंगी, और जब जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होती है तो वो उस टाइम पे इवोल्यूशन होता है।
समझ गए बेटा? फर्स्ट पॉइंट यहां पर हम देखें, जीन माइग्रेट कर रहे हैं। ओके, तो जीन का फ्लो एक पॉपुलेशन से दूसरी जगह पे हो गया। ये बीच में पहाड़ी है, इधर रेड कलर की पॉपुलेशन थी, इधर ब्लू कलर की, ये इधर चले गए, ये इधर आ गए। तो उसके बाद अब एक नई पॉपुलेशन बनेगी। इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन ये समझाया मैंने थोड़ी देर पहले, आपको याद आ रहा है? तो इस टाइम पे जीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों भी पॉपुलेशन का चेंज हो गया, क्योंकि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो अलग हो गई ना अभी। तो जीन का फ्लो जो है यदि माइग्रेशन होता है तो मल्टीपल टाइम्स यदि हो रहा है तो उस टाइम पे यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरह से हो सकता है। सेकंड क्या समझाया मैंने आपको, बताइए? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में जीन फ्लो बाय चांस, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ, चेंज हो गया। कभी कभी ये जो चेंज होता है फ्रीक्वेंसी में वो डिफरेंट होता है एक न्यू या सेम पॉपुलेशन से, तो नया एक डिफरेंट स्पीसीज वहां पे फॉर्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये फ्रॉग के स्पीसीज थी, इसमें से कुछ एक ये वाली स्पीसीज पर्टिकुलर इनका डेथ हो गया, तो फिर से वहां पे मैटिंग हुई। तो पहले देखो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन थोड़ी अलग थी और अभी की नई वाली अलग हो गई, इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, तो ओरिजिनल जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशंस जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, जिसे हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ओके, इसके बाद और क्या समझाया मैंने आप लोगों को, म्यूटेशन, डीएनए में कोई चेंज आ गया, कोई बेस में चेंजेस हो गया। याद है सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल हम लोग इसके पहले पढ़े हुए हैं। यूवी रेडिएशंस की वजह से हो सकता है, कुछ कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, किसी की वजह से भी हो सकता है। ओके, जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है। उसके बाद क्या समझाया था मैंने, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल के बीच में, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं जिसे, याद है? ये तो सेल डिवीजन में हमने अच्छे से पढ़े हैं। और लास्ट में आता है नेचुरल सिलेक्शन। तीन टाइप का होता है बेटा, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। समझ गया बेटा? क्लियर है इतना? तो अब ये इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इस पे जो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक बार बेटा पहले सबसे पहले जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो, यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर है हर किसी के? इफ यस तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा, रिलेटेड बाकी रहेंगे, उसके बेस पर आपको बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आज का असाइनमेंट रहेगा ये, बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला। जेनेटिक ड्रिफ्ट को तो मैंने इतने सारे एग्जांपल से समझाया बेटा नीना। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब बाय चांस छोटी सी एक पॉपुलेशन नेचुरल डिसास्टर्स की वजह से क्या हुआ है, खत्म हो गई, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। मैंने स्लाइड से भी समझाया और ड्राइंग पे भी समझाया, डेफिनेशन भी ड्रॉ किया, आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया है। सिर्फ देखो आपको कंफ्यूजन हो रहा ना, तो इतना स्लाइड वाला नहीं समझा, स्लाइड में भी वही है बेटा। यदि देखो स्लाइड और वो दोनों अलग नहीं है, आप उसको ऐसे मत समझो, जस्ट वेट, कंसेप्ट समझो बेटा। आप यदि माइंड सेट ऐसा रखोगे कि नहीं ये अलग है, तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट में यहाँ पे क्या कहा, ये जैसे कि ये पर्सन है, ये कीड़े मकोड़े की पॉपुलेशन थी, आप यहाँ से चले, आपने उसको जूतों से रेंग दिया। अब ये उनको थोड़ी मालूम था, ये चींटियां चल रही थी यहाँ पर, उनको थोड़ी मालूम था कि आप आओगे और आपका पैर वहां पे आएगा। उनको मालूम रहता तो उस जगह पे आपके रास्ते में आती क्या, नहीं। तो आप एक ग्रीन कलर की बहुत सारी पॉपुलेशन थी, रेड कलर की थी, पर्पल कलर की थी, अलग अलग कलर थी, लेकिन ग्रीन वाले सब खत्म हो गए ना। तो वो एकाधिक बचा भी तो क्या कर लेगा बताओ, कुछ नहीं करने वाला। तो अब ये जो नए पॉपुलेशन बनेगी नए तरीके से बनेगी, या फिर हो सकता है कि इसका पैर सभी के ऊपर गया होगा,
लेकिन हुआ ये कि एक स्पेशल टाइप के जो कमजोर थे, कमजोर प्राणी खत्म हो गए, बट जो स्ट्रांग वाले थे वो बचे। अब वो जो स्ट्रांग वाले बचे तो आगे जब उनकी पॉपुलेशन रहेंगी तो और स्ट्रांग होके आएंगी। तो ये बाय चांस हुआ है, लेकिन इतनी सारी पॉपुलेशन में सारे के बीच में नहीं हुआ, छोटी सी पॉपुलेशन में हुआ। तो स्मॉल ग्रुप, तो ये क्या कहलाता है, ये बॉटल नेक इफेक्ट कहलाता है। और ये फाउंडर इफेक्ट, माइग्रेट कर गए कुछ जीन और नए तरीके से उनने नए कॉलोनी बना लिए, दोनों को मिला के जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। वही चीज है बेटा, कुछ अलग नहीं है। ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, टाइम है ना अभी हमारे पास। कुछ स्लाइड कम पड़ गई मेरे पास, अभी 1 मिनट स्लाइड ऐड करने दो मुझे। कल का टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? दिए कि नहीं दिए, सभी लोग दिए क्या? टफ था, इजी था? एनसीईआरटी एनालिसिस हो गई उसकी? आज रात के 12 बजे तक के की टाइम है सबमिट करने का। हो जाएगा? आप तो जानते हो नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी टेस्ट में, क्यों? इजी था, टॉपिक कनेक्ट नहीं हो रहे थे जल्दी से। पहली बार बेटा आप अलग अलग मिक्स टाइप में दिए हो ना, थोड़ा टफ था। ओके बेटा, ये एक चांस है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो अब आप। तो अभी आप लोगों को कौन कौन से असाइनमेंट दिए हुए हैं मैंने, रिस्पॉन्स करो। पैटर्न की वजह से लेंथी लगेगा बेटा, अभी आपको हैबिट नहीं हुई ना उसको सॉल्व करने की। जिसने टेस्ट दिया ठीक है, नहीं दिया ठीक है, पीडीएफ उठाओ और एनसीईआरटी एनालिसिस करो और उसका सबमिशन दे दो। ट्यूसडे का कौन सा असाइनमेंट था? आज का एक ये असाइनमेंट है। इवोल्यूशन का टेबल बन गया सभी लोगों का? सबमिट किए हो क्या, कि लिंक नहीं मिली उसकी अभी तक के? लिंक तो दे दिया है बेटा, जिसको नहीं मिली जाके देखो गूगल क्लासरूम पे, आप हो मेरे साथ। 12th वाला जो पोर्शन है उसको ओपन करो, वहां पे मिल जाएगा। आज का क्या रहेगा आपका असाइनमेंट? आज आप लोगों का असाइनमेंट है, पहली चीज तो क्या हो गया, 1 मिनट है, एक फोन आ रहा है। ओके। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बहुत बड़े बड़े अक्षर में, असाइनमेंट। दो असाइनमेंट है, एक तो टेस्ट पेपर एनालिसिस है आपकी, नंबर 1। नंबर 2, हार्डी वेनबर्ग के मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसका आपको स्क्रीनशॉट निकालना है।
और उसको सबमिट करना है। टाइम कब तक देना दोनों का, डेडलाइन जल्दी बोलो, ड्यू डेट। कल की? क्यों क्यों कल, आज क्यों नहीं? कल बोलोगे सर वो पोला था ना इसलिए नहीं कर पाए। स्क्रीन जिसको नहीं दिख रही रिज्वाइन करके देखो, तो मैं फिर से रिसेट करता हूँ, देखो अभी दिख रहा है क्या? ये असाइनमेंट है आप लोगों का, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा। ओके, अब दिख रहा है? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को देखना है। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। क्वेश्चन देखेंगे, कैसे सॉल्व करना है वो मैं समझा देता हूं। ये देखो बेटा, पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में, जिसमें जो जीन है, ओके, जो जीन है विथ ओनली 2 एलिल्स, तो इसमें यदि ओनली 2 एलिल्स है तो जीन फ्रीक्वेंसी हमको कैपिटल ए एलिल का 0.7 दे दिया है। मतलब यहाँ पे हमको जो दिया है वो क्या दिया है, पी दिया है। पी कितना है, 0.7। तो हमको पी और क्यू जो है इसका कितना फ्रीक्वेंसी आएगा ये आपको फाइंड करना है। चलो निकालो बेटे जल्दी से। तो ये इसको निकालने के लिए पहले तो क्यू निकालना पड़ेगा और फिर पी क्यू क्या आता है वो निकालना पड़ेगा। चलो ट्राई करो, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। क्या बताने वाला था मैं, केमिकल एंजाइम के फंक्शन एंड प्रोडक्ट का चार्ट का असाइनमेंट दिया है ट्यूसडे का। केमिकल एंजाइम, यार मुझे याद नहीं आ रहा, अरे नहीं क्या चीज है। केमिकल एंजाइम के फंक्शन, केमिकल एंजाइम क्या है, नेम ऑफ केमिकल एंजाइम के फंक्शन एंड प्रोडक्ट, कौन सा वाला बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। लिंक जनरेट नहीं हुई होंगी तो हो जाएगी, मुझे बाद में याद दिलाओ। लास्ट वीक दिया था मैंने, उसका लिंक नहीं मिला क्या बेटा आपको? एक काम करो, मुझे टेक्स्ट कर दो, यदि हो गया होगा तो वो लिंक जनरेट करके आपको पोस्ट कर दूंगा मैं। चलो कितने लोगों का सॉल्व हुआ ये वाला? देखो यहाँ पे आपको P दिया है 0.7, तो हम जानते हैं कि P प्लस Q जो है ये 1 के इक्वल होता है। तो Q निकालना है तो P माइनस 1 हो जाएगा कि 1 माइनस पी होगा, 1 माइनस पी होगा। तो Q को निकालना है तो कितना आएगा यहाँ पे बताइए, 1 माइनस 0.7, मतलब Q जो है वो कितना आ गया, 0.3। अब हम जानते पी क्यू मतलब 2 इंटू पी इंटू क्यू, मतलब कितना हो जाएगा, 0.7 इंटू 0.3 इंटू 2, ऐसे ही होगा। कितना आएगा फिर इसका आंसर, 0.42, ये इसका आंसर है। हो जाएगा सॉल्व, इजी है। ए कैसे आ रहा है बेटा, कहाँ गलत हो रहे हो आप, आ गया था, वेरी गुड, ऐसे ही आएगा ना। चलो एक और सॉल्व करेंगे। ये लो बेटा, ये वाला सॉल्व करना है अभी आपको। पर्टिकुलर लोकस पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कैपिटल ए एलिल का, कितना है कैपिटल ए एलिल का, 0.6।
और स्मॉल ए का 0.4, तो हेटेरो जाएगा कि 3 रैंडम मैटिंग के बाद जो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम आएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? बाय 2 नहीं होता है बेटा नीना, बाय 2 कहां से आ जाएगा ये बताओ? फॉर्मूले में पुट करना है P प्लस क्यू वाला फॉर्मूला, बस सिर्फ उतना ही याद रखो। आ गया आंसर? वेरी गुड, सभी लोग सही है। जिसको आ गया सही है, जिसको नहीं आया ट्राई करेंगे। अगेन एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है अभी, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। ओके, ये नीट में आया हुआ है, अब देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं अभी। चलो ये वाला सॉल्व करो। एक पॉपुलेशन है 1000 का, जिसमें 360 कैपिटल ए वाले हैं, 480 हेटेरोजाइगस है, 160 रिसेसिव है। तो इसमें आपको कैपिटल ए और कैपिटल ए तो दिया है, सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है? ए मतलब पी फाइंड करना है। पी स्क्वायर दिया है आपको, कितना है? 480। 480 1000 का कितना होता है आप परसेंटेज में पहले निकाल लो, फिर आपको पी को फाइंड करना है। किसे? पी करो फाइंड, कितना आएगा जल्दी से बताओ। 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। नो, सबसे पहले तो यहाँ पे बेटा ये पी स्क्वायर को परसेंटेज में निकालो। तो पी स्क्वायर का परसेंटेज होता है 36%। आ रहा है क्या? देखो कैलकुलेट करो। 48 आ रहा? 48 आ रहा क्या? क्या दिया इसने? 1 मिनट 1 सेकेंड। हाँ, कैपिटल उल्टा हो गया क्या? 1 मिनट। हाँ, मैंने यहाँ पे मार्किंग गलत कर दिया। ये कैपिटल ए 480 का थोड़ी दिया है। 1000 में 360 जो दिए उन्होंने, ये कैपिटल ए जीनोटाइप के दिए हैं, ये वाला है। मतलब 360 1000 में है। तो इसमें पी स्क्वायर परसेंटेज में आप निकालो 121211, मतलब पी स्क्वायर जो है आपका 36% आ गया। स्क्वायर को हटाना तो पी जो है ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में लगा दो 36, तो पी आ जाएगा कितना बताओ अभी? यार कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? 36 आ रहा है या 0.36 आ रहा है फ्रीक्वेंसी? 36 आ रहा है। 6 आ रहा है। तो टोटल 1000 में से कैपिटल ए 360 है, मतलब पी स्क्वायर हमें दिया हुआ है 36%। अब परसेंटेज को आप पहले तो हटाओगे, तो आप पी स्क्वायर परसेंटेज हटा के आप पी स्क्वायर यदि देखोगे तो इसको हमको पी स्क्वायर के फॉर्म में 0.36 लिखना पड़ेगा। परसेंटेज हटा दिए ना, फिर 0.36 को आप अंडर रूट में लाओगे तो 0.3, तो ये पी को जब बाहर निकालोगे यहां से तो कितना आएगा? 0.6 आ जाएगा।
आप सही हो गलत नहीं हो, लेकिन यहाँ पे हमको इसके अकॉर्डिंग आंसर चाहिए। हमको डेटा कैसा दिया है और सॉल्व क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लगा निकालना पड़ेगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें नहीं समझ रहा है, हैंड रेज कर दो बेटा। ऐसा कोई है जिसे नहीं समझा ये वाला? समझ गया सभी को? इजी है ना? तो अब एक काम करो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चालू करो। ठीक है, ये आपके रहेंगे होमवर्क। सॉल्व करके आओ और बताओ। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो ये वाला हो गया लेकिन अगेन सॉल्व करेंगे। टेक दिस स्क्रीनशॉट क्विकली। हो गया? सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगला बेटा, जो नंबर नहीं ले पाओगे, ये नंबर दिया है यहाँ पर 76। ठीक है, नंबर बता देना कि ये वाला नहीं हुआ है। नेक्स्ट बेटा, भी जो है वो वाले ले लो पहले। एक क्लिक ही तो करना है स्क्रीनशॉट के लिए। 77 हो गया। 78, ये वाला समझा दिया मैंने भी आपको। 79, 80, 81, हो गए। ये देखो, ये 81 देख लो फिर से, ये 80, रिपीट कर रहा हूं, ये 79, ये 78, 77, 76, 75, 74। नीनत बेटा, 2 बार रिपीट किया, मैं क्या कर रहा हूं? ये लो 78 रिपीट। हो गया? इतने क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल जाने चाहिए। कहां भेजोगे? गूगल क्लासरूम का लिंक जनरेट हो जाएगा, वहां पे मिलेगा। ये क्वेश्चन लिखना है, इसको सॉल्व करना है, लास्ट में आंसर लिखना है और स्क्रीनशॉट लेना है और सारे भेज देना है। अपना नेम, बैच का नेम वहां पे मेंशन होना चाहिए हर स्क्रीनशॉट में, क्योंकि डाउनलोड के बाद मुझे देखना, और जब डाउनलोड होती है फाइल तो सभी के नेम गलत गलत आ जाते हैं। बेटा आप वो फाइल में नाम क्या आते हैं मालूम है? कैम स्कैनर ऐसे आते हैं, वो नाम को रीनेम करो और 90 डिग्री के एंगल से फोटो लेना है। या टेक्निकली भी स्ट्रांग बन जाओ थोड़े से, टेढ़ी मेढ़ी फोटो नहीं आनी चाहिए। समझ गए? तो ये है आज का आपका असाइनमेंट, और इसके साथ आपका पेपर एनालिसिस वाला असाइनमेंट है। ये दोनों भी चीजें कंप्लीट करो। कुछ प्रॉब्लम रहा तो मुझसे पूछो। जिसको भी जो क्वेश्चन में डाउट आएगा उसके नंबर मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट करेंगे, तो मैं डिसाइड करूंगा कि कल क्लास में मुझे वो क्वेश्चन डिस्कस लेना है या फिर आगे का पढ़ाना है। ठीक है, यदि किसी का पर्सनल डाउट रहा तो उसको मैं इंडिविजुअल समझा दूंगा। समझ गए? ड्यू डेट कल नाइट में है बेटा, 9 बजे तक के की। कोई पोला नहीं और कोई कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये 2 असाइनमेंट है और एक और असाइनमेंट है वो केमिकल के नेम्स वाला और एंजाइम के प्रोडक्ट वाला, उसका लिंक भी भेज दिया जाएगा आपको। अब एक ही चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगा।
पुरानी रिकॉर्डिंग में देखो, मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, चलो एंड करते हैं क्लास, बाय बाय। एनालिसिस की डेट भी कल नाइट में ही है बेटा, 12 बजे तक के। वैसे तो आज लास्ट थी, बट एक दिन बढ़ा दिया मैंने, क्योंकि पेपर होने के दूसरे दिन ही आपको एनालिसिस सबमिट करना होता है। और किसी का मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, डेटा कंप्लीट होना चाहिए सभी का। ओके, बाय बाय, थैंक यू।